तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के पूरे कंप्लीट चैप्टर को। एक एक छोटे छोटे सवाल से लेकर के एक बड़े बड़े सवाल तक आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं। अब देखो भाई, बहुत अच्छे से हमारी बात को समझना। अगर सवाल बाहर से बनकर के आएगा और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। ऐसे में आप ये कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, और जब मैं बोलूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है तो उसको 100% इंपॉर्टेंट मान करके उसकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आज का चैप्टर है ना, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे और इसको हम एडवांस तक लेकर के जाएंगे। छोटी छोटी हर एक चीज बताएंगे आपको, ताकि जब आप बोर्ड पेपर में सवाल देखें ना, तो आप उसको देख करके आंसर दे दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस पूरी क्लास के बाद जब आप लेक्चर को करने के बाद जब आप बाद में फ्री बैठेंगे, तो आप सोचेंगे कि भाई ये लेक्चर तो हमने कैसे देखा। और उसके बाद हम सवाल को देखते हैं और आंसर हमारे मन में पहले ही आ जा रहा है कि भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। लेकिन मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन साथ में होना चाहिए और फिर उसके बाद आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो कमेंट करके बताइए क्या आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। और क्योंकि इस लेक्चर को हमारे साथ में कवर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जल्दी से बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या हमारे बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे? वाह, देखते देखते हम लोग बहुत सारे लोग हो चुके हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे साथ बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए आज के प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बोल देता हूं मैं पहले कि अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर आप इसको लाइक और शेयर करोगे तो और बच्चों के साथ में वीडियो बच्चों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है? त्रिकोण। यानी कि यहां पर हमें दिख रहा है तीन कोण। राइट, क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है तीन कोण। तो त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है बात? मिति का मतलब यहाँ पे क्या है? मेजर। यानी कि हम यहाँ पर तीन कोणों के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा सर, ये तीन कोण कौन से होंगे? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज हो। ये हमारे पास क्या हो? एक त्रिभुज हो। और इस त्रिभुज में यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एक कोण कैसा हो जाए? वो 90 डिग्री का हो जाए। ठीक, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी सर हम समझ गए कि सर ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और सर यहां पर जो हमारे पास भुजा यहां पे दिख रही है हमको, इसका मतलब सर ये क्या है? लंब है। ठीक, तो हम ये जो लंबी सी आपको खड़ी हुई भुजा दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो नीचे वाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आधार बोल रहे हैं। लेकिन आज तक सिर्फ आप ये चीज रटते हुए आए हैं कि जो नीचे होता है वो आधार होता है। आज ये भी जानोगे कि सर ये जो नीचे दिख रहा है ना, वो लंब भी हो सकता है। कैसे वो लंब हो सकता है उसको आगे अभी हम बहुत डिटेल में आपके साथ कवर करेंगे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? एक चीज पता होनी चाहिए क्या? कि भैया मुझे पता होना चाहिए कि जो ये त्रिभुज है वो कैसा है? समकोण है। और इस समकोण त्रिभुज में हमें एक प्रमेय पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना? तो समकोण त्रिभुज के लिए जो लंब होता है, कर्ण होता है और साथ ही साथ में आधार होता है। जी, ओके, वेट, यूट्यूब पे शो नहीं कर रही है। ओके, एक सेकंड वेट बस। ओके, एक सेकंड सर, के वेट एक सेकंड। बच्चों सब बढ़िया चल रहा है? आप लोगों को दिखाई सुनाई दे रहा है ना सब बढ़िया से? सर भी लाइव चला नहीं है सर। और दोबारा से कर दो सर, दोबारा से मतलब क्लास को। नहीं, शेड्यूल नहीं कीजिएगा। हाँ, मतलब दोबारा से, हाँ दोबारा से कर।
तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर बात करें तो हमारे पास एक प्रमेय होनी चाहिए जो कि क्या कहलाती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कि भैया कर्ण का स्क्वायर, बहुत अच्छे से बच्चों चैप्टर को नोट करना हमारे साथ, और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और साथ ही साथ में क्या, लंब का स्क्वायर। ओके, क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक, इसको हमारे साथ में आप नोट करोगे और अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब जो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, हम रट के बैठे हैं कि भाई ये नीचे जो होता है आधार होता है, आगे चल करके हम इसको समझेंगे नहीं भाई ये आधार नहीं होता, ये कुछ लंब भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक, हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो टोटल कितने होंगे? वो टोटल 6 प्रकार के होंगे। ठीक, आ रही मेरी बात समझे? तो भाई ध्यान से समझो, कितने प्रकार के होंगे? टोटल हमारे पास 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, जिसमें से पहला होगा मेरे प्यारे बच्चों साइन, SIN। अब इसको हम लिखते ऐसे हैं, ठीक, SINE, ये इसका कंप्लीट फॉर्म है। तो इसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, इसको हिंदी भाषा में कहते हैं ज्या। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या? कोज्या। तो पेपर में लिख कर के आ सकता है कि कोज्या क्या है? कोज्या का मतलब कोसाइन है। ठीक, नोट करना। फिर उसके बाद मान लीजिए हमारे पास क्या है? टेंजेंट, यानी कि TANGENT, इसको कहा जाता है स्पर्शज्या। राइट, तो ये चीजें हमारे साथ में नोट करना। राइट, अच्छा, फिर देखो साइन। अब हमारे पास आता है एक और चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। राइट, क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। अब कोटेंजेंट का मतलब यहां पर हिंदी में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड। सेकंड को हम लोग लिखते क्या है? सेक शॉर्ट में, तो इसको भी नहीं लिखना है हमें हिंदी में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास को सेकंड। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ में चैप्टर को कवर करना, बहुत मजा आएगा। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? अब देखो, जो ये हमारे पास साइन होता है, जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? SIN, सिर्फ ऐसे लिखते हैं। जो कोसाइन होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो बोर्ड पेपर 2024 के अंदर एक सवाल आया था और ये कहा गया था कि आप मुझे कोटेंजेंट का आप मुझे क्या बताइए? आप मुझे संक्षिप्त रूप बताइए। तो अभी मैं इसका संक्षिप्त रूप तो बताऊंगा। अब मान लीजिए बोर्ड पेपर 2026 में एक सवाल बन जाए, क्या बन जाए कि भाई कोसाइन का आप संक्षिप्त रूप बता दो, तो भाई वो क्या होता है? कॉस होता है। ये बातें आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करना। तो अब हमारे पास फिर क्या आता है? टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? TAN, टेन। फिर उसके बाद कोटेंजेंट के लिए क्या लिखेंगे? कॉट। अब सही है सर? अब उसके बाद सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे SCE। ठीक, और उसके बाद SEC। और को सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? हम लोग कॉसेक लिखेंगे। सर समझ गए कि ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉसेक। सिंपल है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो ये जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है? ये हमने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, लेकिन ये तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक आप इनके बगल में कोण ना लिखो। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, हमने यहां पे क्या लिख दिया? एक कोण बना दिया जिसको हमने कहा थीटा। अभी आप पहली बार देख रहे होंगे, तो यहां पे जो आपको ये सिंबल दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम थीटा कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, इसे क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। सिंपल है, यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ें तो यहां पर 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कर्ण बोलेंगे। और थीटा के सामने वाले को हमेशा हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। हमने क्या कहा? थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं। अगर ये थीटा मैं यहां ना बना करके यहां बना दूं तो इसका ये मतलब हो गया कि भाई इसके सामने जो ये भुजा दिख रही है ना, ये लंब हो जाएगी। क्या ये बात तुम्हें दिमाग में सेट होगी आपके? इसका मतलब सर समझ गए? इसका मतलब सर समझ गए कि जो 90 के सामने होगा उसको कर्ण बोलेंगे, जो थीटा के सामने होगा उसको लंब बोलेंगे। सिंपल है, सिंपल है। चलो भाई, अब देखो जरा हम इसको थीटा लगा देते हैं इसके आगे। तो यहां पर हमने थीटा लगाया, यहां पर लगाया, यहां पर लगाया, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया। बोर्ड एग्जाम 2025 एक सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि भाई जैसे मान लीजिए हमने लिखा tan,
और फिर हमने लिखा थीटा। तो सवाल ये पूछा गया था, देखो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आप ज्ञानोदय पे आए हो ना, तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। जहां पर आपको डायरेक्ट सवाल करा दिए जाते हैं ना, उससे हट करके भी चीजें आपको बताई जाएंगी, तभी तो ज्ञानोदय की पहचान है। देखो अब ये tan और फिर ये क्या है, थीटा है। tan और थीटा के बीच में कभी भी गुणे का चिन्ह नहीं होता, यानी आप इनको अलग करने की कोशिश करोगे तो ये अलग नहीं होंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2025 में एक सवाल बना था कि tan थीटा में क्या हम tan और थीटा का ये tan और थीटा का क्या ये गुणनफल होता है? नहीं, ये गुणनफल नहीं होता। इसलिए आप इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख दूं tan और फिर मैं यहां लिख दूं p, ठीक? तो क्या ये इससे tan से tan कट के क्या थीटा बटे p बच सकता? नहीं बच सकता। हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक? तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने लिखा, एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बनाते हैं, और वो ट्रिक हमारे पास क्या है, LAL यानी कि लाल, और कक्का KKA यानी कि कक्का, ठीक? बहुत अच्छे से समझो बच्चों, लाल बटे कक्का, ठीक? अच्छा, फिर देखो बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि भाई L बटे क्या लिखा है, ये लिखा है K, L का मतलब यहां क्या है, L फॉर लंब, ठीक? और K फॉर कण, ठीक? A फॉर आधार। इसका मतलब सर हम समझ गए, जो ये लंब बटे कण है, इसकी ये किसके लिए हो सकता है, ये साइन के लिए हो सकता है। यानी सर L बटे K, यानी कि सर हम समझ गए ये आ गया हमारे पास लंब बटे कण। क्लियर है यहां तक? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक? बहुत आसान है चैप्टर, बहुत मजा आएगा। फिर इसके बाद अब आ गया हमारे पास आधार बटे कण। ये किसके लिए लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं कॉस, यानी कॉस हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कण, ठीक? ये बात भी हमारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो, अब हमारे पास क्या है, फिर मिला मुझे लंब बटे क्या, लाल बटे कक्का बोला मैंने, लेकिन जब मैंने इसको लिखा ना तो मुझे 3 बार मैंने के लगा दिया। आई एम सॉरी माय डियर। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का ए, कक्का को बना दिया था के है ना? तो लंब बटे क्या हो गया, आधार। सर यहां पर भी हम समझ गए कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया tan, ठीक? तो सर tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार हो जाएगा। सर ये बात भी हम समझ गए, क्या हो गया, ये लंब बटे आधार हो गया। नोट करना साथ साथ में हमारे, ठीक है? चलो भाई देखो, अब इसी को उल्टा करते हुए चलते हैं। अब हम लोग इसी को उल्टा हुआ करते चलते हैं भाई। अगर tan का उल्टा बात करें तो क्या होता है, कॉट होता है। तो आ गया कॉट हमारे पास, यानी कॉट बराबर हो गया आधार बटे लंब, है ना? यानी कॉट बराबर क्या हो गया, आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है, इसका होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सर इसका मतलब कर्ण का बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सर ये हो गया हमारे पास कर्ण बटे आधार। अच्छा सर, साइन का उल्टा क्या होता है, सर इसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉसेक। सर कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस प्रकार मुझे ये 6 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो जाते हैं। अब मुझे फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो। चलो, तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ चीजों को समझते हैं, फिर कुछ प्रश्न करके हम उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक सवाल आ गया मान लो, फिर मैं बीच बीच में आपको बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें बताता रहूंगा और उनको आप नोट करते रहना। क्या लिखा है देखो, लिखा है कि भाई साइन ए बराबर 3/4 है, तो आप मुझे कॉस ए का मान और tan ए का मान बता दो। बहुत सिंपल है। चलो भाई फटाफट से मुझे टाइप करके बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाता है। तो सर पोल दे दीजिएगा हमारे बच्चों को। सर कौन सी वाली, ये लाइक करने वाली, ठीक है? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हल बराबर, ये क्या लिखा है भाई देखो, साइन। अगर साइन ए बराबर क्या लिखा है, 3/4। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुमने ये चैप्टर बहुत बढ़िया पढ़ा होगा, लेकिन अगर लिखने का तरीका पेपर में गलत हुआ तो टीचर को ये तो नहीं पता, टीचर को ये तो नहीं पता ना कि भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें कितना नॉलेज है, वो तो तुम्हारी कॉपी देखेगा। इसलिए लिखने के तरीके पर भी ध्यान देना कि हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक? तो भाई हमारे पास क्या है, साइन ए बराबर 3/4। अच्छा बताओ, 3 ये दिया है, यानी सर ये क्या है, ये सर होता है लंब, अभी हमने पढ़ा। और ये सर क्या होता है, ये होता है कर्ण। कैसे पता चला सर आपको? हमने देखा ना इधर कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और यहां थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर लंब बराबर जो है सर वो आ गया 3
और सर जो कण है वो आ चुका है हमारे पास 4। क्या यहां तक क्लियर हो गई इतनी बातें? आगे चलते हैं। अब मैंने क्या लगाया, मैंने कहा भाई चलो हम याद करते हैं किसको, पाइथागोरस बाबा को। मैंने कहा बाबा जल्दी से आ जाओ, हमारे बच्चों को जरूरत पड़ रही है आपकी। तो पाइथागोरस बाबा जी आए दौड़ते दौड़ते और बोले कि बोलो मित्र क्या बात है। तो हमने कहा बाबा जी आप एक काम कीजिए कि बच्चों को आधार निकाल के बताइए। बाबा जी ने कहा कि मेरी प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बटे और आधार का स्क्वायर बराबर फिर प्लस लगा करके हम क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा सर कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है? सर ये वैल्यू हमें 4 दी गई है, 4 का स्क्वायर करेंगे। आधार की वैल्यू सर नहीं पता है तो हम उसके लिए यहां पर स्क्वायर लगा देंगे। लंब की वैल्यू हमें 3 दी गई है, स्क्वायर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। हम ले आए बाईं तरफ और ये आ गया हमारे पास आधार का स्क्वायर। भाई ध्यान से देखो, आधार का स्क्वायर हो गया बराबर 16 में से 9 चले गए, कितना बचा? 7। सर समझ गए इस बात को कि अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा? सर अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा सर वो आएगा हमारे पास √7। ओ माय गॉड। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा होकर के बोलता है नाक बहाते हुए, क्या बोलता है? कहता है ए मास्टर साहब ये बताइए कि प्लस माइनस नहीं हो सकता है क्या? भाई हम तो यही पढ़ रखे हैं मास्टर साहब कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ में आता है। तो अब हमारी बात ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं कहता कि भैया जो आधार तुम्हें दिख रहा है ना, बहुत ध्यान से सुना, ये जो तुम्हें आधार दिख रहा है ना, जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ जब उधर जाएगा तो -7 भी आ सकता है रूट में। लेकिन 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 हुआ ये कि जब ये अनुपात निकालते हैं, जैसे हमने लिखा लंब बटे कर्ण, तो अगर लंब भी माइनस में है कर्ण भी माइनस में है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? तो चलिए भाई बैठ जाइए आप। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब मेरे को क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया कॉस ए। अब बताइए कॉस ए, हमने कहा भाई लाल बटे कक्का, हमने किसको याद किया? कक्का बाबा को याद किया। और मैंने कहा कि कक्का बाबा आप बताओ कॉस में कॉस की वैल्यू क्या होगी? कक्का बाबा ने कहा कि भाई आधार बटे कर्ण होगी। हमने लिखा क्या? हमने लिखा आधार और फिर लिखा क्या? कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है बच्चों? √7। तो हमने क्या लिखा? √7। और कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया tan और फिर लिख दिया a। tan बराबर क्या होता है? लंब, और लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। राइट। अरे भाई लंब की वैल्यू कितनी है? 3 और आधार की वैल्यू कितनी है? ये है सर हमारे पास √7। सर हमारे क्या बच्चे यही आंसर कर रहे हैं? √7/4 और 3/√7। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। √7/4 और 3/√7। चलो अब मैं बच्चों से एक सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है? यस नो वाली पोल दे देना सर इन बच्चों को। एक सवाल पूछ लेता हूं, यस नो में मुझे बताना कि यस नो में मुझे बताना कि ये सही है या गलत। चलो सवाल ये है आपसे पूछ रहा हूं मैं, सवाल ये है बच्चों, क्या √7 जो है वो बड़ा है और 4 छोटा है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैंने पूछा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक, तो सर ट्रू फॉल्स, यस नो दे दिया क्या? ट्रू फॉल्स दे दीजिए। तो जल्दी से बताइए कि भैया क्या ये सही है या फिर गलत है? फटाफट से बताओ, फिर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहां पे मैं आपको। जल्दी से बताओ ट्रू फॉल्स। अरे वाह क्या बात है, एक तरफ से सारे बच्चे ट्रू आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 81% बच्चों ने कहा है, ओ भाई 77% बच्चों ने कहा है, आ भाई पोल घटती जा रही है, 73% बच्चों ने कहा है कि सर ये जो होगा वो ट्रू है। वाह क्या बात है, सब गलत हो। तो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्या है? ये फॉल्स है। ठीक, ये क्या है? गलत है। और अब ये गलत क्यों है? बहुत ध्यान से सुनो। ठीक, ये गलत क्यों है? ध्यान से सुनो भाई। √7 भाई √7 से बड़ा तो √9 होता है ना। इसी का मान जब 3 होता है तो सोचो ये तो छोटा ही होगा ना, ये तो छोटा ही होगा ना। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब सर हम समझ गए कि सर जो ये लिखा हुआ है वो क्या है? निहायत बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 4 बड़ा होना चाहिए और √7 छोटा होना चाहिए। अब इस बात से मैं अपने दिल और दिमाग में एक चीज सेट कर लूंगा कि कर्ण की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और आधार और लंब की वैल्यू उससे छोटी होंगी। क्या सेट कर लूंगा मैं? मैं सेट कर लूंगा कि जो कर्ण का मान होगा वो हमेशा बड़ा होगा और आधार उससे छोटा होगा। ये बात नोट कर लेना, ठीक? और कर्ण का मान हमेशा बड़ा होगा और आधार का या लंब का मान उससे क्या होगा?
छोटा होगा। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? इसका मतलब सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि जो ये कर्ण का मान यहां 4 लिखा है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। जो आधार का मान आएगा हमारा वो छोटा ही मान आएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आराम से सर ब्लैंक पेज लगा दिया था ना। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहीं पे मैं बच्चों से एक सवाल और पूछ लेता हूं। ठीक, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं क्योंकि यही सवाल पेपर में आए हैं। क्या 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 कभी भी साइन थीटा का मान, क्या साइन थीटा का मान 3/5 हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या साइन थीटा का मान 3/5 हो सकता है? जल्दी से यस और नो में जवाब दीजिए सर, दे दीजिएगा बच्चों को यस नो की पोल। जल्दी बताओ, क्या ये हो सकता है कि भैया साइन थीटा का मान 3/5 हो जाए? क्या ऐसा संभव है? ऐसा ही सवाल तुम्हारे पेपर 2025 में आया हुआ है कि साइन थीटा का मान 3/5, क्या यह संभव है? हाँ, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे कर्ण का मान क्या दिख रहा है? कर्ण का मान 5 दिख रहा है, जबकि ऊपर जो लिखा हुआ है वो लंब का मान है, जो कि मुझे कितना दिख रहा? 3 दिख रहा। इस बात से ये पता चलता है कि हाँ, कर्ण हमेशा क्या होता है? हाँ, कर्ण का मान क्या होना चाहिए? कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहां पर क्या है? बड़ा है, इसलिए यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? सत्य है। यहां हो सकता है ना? हाँ, साइन थीटा का मान 3/5 हो सकता है। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर? अब इसी बात पे चलो मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद मैं किताबी सवाल के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कॉस थीटा का मान, क्या कॉस थीटा का मान 5/3 संभव है? ये सवाल पूछे गए हैं पेपर में। क्या कॉस थीटा का मान 5/3 संभव है? इज इट पॉसिबल? फटाफट से बताओ। नो, क्योंकि भाई हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे क्या, सॉरी आधार बटे क्या, आधार बटे क्या, कर्ण, आधार बटे क्या, कर्ण। और यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पे कह रहे हैं कि जो कर्ण का मान है वो 3 दे रखा है और आधार का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों? 5। क्या ऐसा संभव हो सकता है कभी भी कि कर्ण की वैल्यू छोटी हो जाए? नहीं हो सकता। इसका मतलब अतः कि cos थीटा का मान, cos थीटा का मान 5/3 क्या है? असंभव है। यह पॉसिबल ही नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। बोलो, क्या यह बात सारे बच्चों को क्लियर? वाह, एक तरफ से हमारे बच्चे लिख रहे हैं नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमारे नजरों के सामने है। अब फटाफट से सारे बच्चों को इस सवाल के आंसर को हमारे साथ में शेयर करना है। पहले पहला वाला बताओ क्या लिखा है। देखो, कह रहे हैं एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। चलो भाई, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं और उस त्रिभुज का नाम रखता हूं मैं एबीसी। मैंने रखा ए बी सी, मैंने ऐसे लिख दिया ए बी और सी, जो कि क्या है? गलत, क्योंकि मैं हमेशा गलत करके ही सिखाता। क्योंकि ऐसे करोगे तो इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कहा कि बी जो है वो समकोण है। इसका ये मतलब हुआ जो बी बनाएंगे हम वो यहां पर बनाएंगे। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? अब एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ और कह रहा है सर अब ए कहां बनाएंगे? हमने कहा बेटा ए को यहां भी बना सकते हो और यहां भी बना सकते हो, दोनों जगह बनाओगे सही होगा। तो एक बच्चे ने ए को यहां पर बना लिया, ठीक, और फिर सी यहां पर हो गया। ठीक, क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? अब मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाने जा रहा हूं और कृपया इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसमें कर्ण का मान बताओ, तो आप क्या बताओगे? सर इसके सामने जो है वही कर्ण है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे लंब का मान बताओ, तो आप मेरे से उल्टा सवाल करो। आप मेरे से बोलोगे कि सर किस कोण के लिए लंब का मान बताऊं? यानी सर अगर ए के सामने देखोगे तो सर कोण ए के लिए, जो कोण ए के लिए जो ए के सामने होगा वही क्या होगा? लंब होगा। यानी सर कोण ए के लिए जो लंब होगा गुरुदेव, जो ए के सामने होगा, इसका मतलब बीसी लंब होगा। यानी सर इसके लिए बीसी जो होगा वो लंब होगा। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? और अगर मैं देखूं ए से जुड़ी हुई जो भुजा होगी जो बची गई हमारे पास, वही क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी आधार। यानी आधार क्या हो जाएगा? आधार ए बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं?
ठीक, यानी एक बार ये लंब और ये आधार हो गया। ए के बारे में बात करूं तो अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि जो कोण हमारे पास सी दिख रहा है बेटा, जो सी दिख रहा है उसके लिए बताओ, सी के लिए बताओ बेटा। अब मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे सी के लिए जल्दी से बता दो, तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बोलोगे कि सर सी के सामने जो दिख रहा है वो ए बी है, और इसलिए ए बी क्या है? लंब है। यानी सर इसलिए हमारे पास जो लंब आया है वो क्या आया है? ए बी। और सर जो आधार होगा, जो आधार होगा वो सी से जुड़ी हुई भुजा होगी। अब एक बच्चा पीछे से बोला नाक बहाते हुए, क्या कह रहा है? सर सी से जुड़ी हुई जो भुजा है ना, वो तो सर ये भी है, तो ये भी तो लंब हो सकती है। मैंने कहा बेटा वो तो ऑलरेडी कण है, वो तो बदल ही नहीं सकता। इसका मतलब जो आधार है वो हमारे पास बीसी हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे लंब बीसी था, यहाँ पे आधार बीसी हो गया। इसका मतलब कोण बदलते ही लंब और आधार के मान बदल जाते हैं। क्या ये बात दिल और दिमाग में सेट हो गई? तो आज के बाद तो नहीं बोलोगे कि भैया त्रिभुज देखते ही बता दिया ये लंब है, ऐसा तो नहीं बोलोगे आज के बाद। अब बोलोगे सर किस किस कोण के लिए बताऊं, किस कोण के लिए बताऊं? क्लियर है ना अब तो? हाँ चलो भाई, अब बता दो ये सब खेल चुटकियों का। पहला सवाल, पहले सवाल में पूछा साइन ए का मान। सर साइन ए, कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो साइन के लिए बता रहे हैं, ए के लिए बता रहे हैं बीसी, यानी कि सर बीसी की वैल्यू कितनी है? 7। और बी सर कितने बच्चे ऐसे 7/25 बता रहे हैं? बहुत सारे बच्चे 7/25 बता रहे हैं। वाह क्या बात है। देखो अगर मैं साइन के लिए बात करूं जी, चलो भाई देखो, अगर मैं साइन ए को ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना, तो भाई ए के लिए क्या है? लंब ये है, यानी कि सर लंब और बटे में कण। और ए के लिए जो लंब है वो क्या है? बीसी। और कण जो है वो क्या है? एसी। भाई मुझे एसी की वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? मैं यहां लिखूंगा, चूंकि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, अगर मैं ये लगा दूं तो मैं क्या लिखूंगा? कण का स्क्वायर बराबर क्या? आधार का स्क्वायर, और मैं क्या लिख दूंगा? लंब का स्क्वायर। ठीक, ये आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो, कण की वैल्यू तो मुझे यहां पर क्या पता है? नो, एसी ही तो ज्ञात करनी है। मैंने लिखा एसी, ठीक है, एसी लिखा, और फिर उसके बाद मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया, और मैंने 24 का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 24 का हो जाता है 500, 500 कितना? 76, राइट, कितना हो जाएगा? 576। और फिर उसके बाद ये हो गया हमारे पास एसी का स्क्वायर, यानी एसी बराबर बेटा आया 625, है ना? यही तो आएगा एसी स्क्वायर बराबर। तो एसी बराबर आएगा, एसी बराबर आएगा फ्रिज। ऐसा करोगे गुरुदेव? नहीं। तो अब एसी बराबर आ गया हमारे पास 625 का होता है 25, यानी सर एसी बराबर मेरे को पता चल गया। पता चल गया कि नहीं पता चल गया? बताओ। अरे सर एसी बराबर हमारे पास 25 है, बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7 दे रखी है, और ये 24 दे रखी है, और ये वैल्यू हमको 25 पता हो गई, यानी सर 7/25 ये हमारा आंसर हो। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद कॉस ए। अब हमसे क्या पूछा है? कॉस ए, यानी कॉस ए का अगर ध्यान से देखो तो कॉस के लिए क्या लिखोगे? आधार, बटे में क्या लिखोगे? कण। अब बताओ ए के लिए आधार कौन है? ए के लिए आधार कौन है? ए बी, यानी सर हम क्या लिखेंगे? ए बी। और कण कौन है? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। ए के लिए आधार 24, यानी 24 बटे क्या हो गया? 25। और यही आंसर कर रहे होंगे सारे बच्चे हमारे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक छोटा सवाल पूछूं आपसे, कितने दिनों से आप त्रिकोणमिति शिवम सर से पढ़ने का इंतजार कर रहे थे? सच्ची सच्ची बताना, कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आप? इंतजार कर रहे थे ना बहुत दिनों से? आज तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। ठीक, आगे देखो, अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है साइन सी और कॉस सी। जल्दी से टाइप करके बताओ साइन सी और कॉस सी का मान। जल्दी से मुझे साइन सी और कॉस सी का मान टाइप करके बताओ फटाफट से। ठीक, देखो इसको साफ कर देता हूं। ठीक, मुझे क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी। देखो साइन सी, है ना, ये तो निकालना है। अब साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। आप बताइए सी के सामने कौन है? ए बी, यानी ए बी क्या हो गया? लंब हो गया। कण कौन है?
AC। AB की वैल्यू कितनी है 24, 24/25। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, cos C, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अच्छा बेटा अब बताओ C के लिए आधार कौन है, BC, यानी BC बटे AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है हमारे पास, BC की वैल्यू है 7, 7/25। हो गया, ठीक है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मेरे स्कूल के टीचर जबरदस्ती फोर्स करते हैं ट्यूशन के लिए, नहीं जाते हैं तो मारते हैं। कोई बात नहीं, अब बेटा इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना। आ रही मेरे पास में, इसके लिए तो पेरेंट्स से ही बात करिए आप लोग, है ना। पेरेंट्स ही आपको सब कुछ इसमें हेल्प करेंगे। ठीक, चलो मैं आगे, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलो अब अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आंसर करोगे। पहला सवाल है कि 15 cot A बराबर कितना है, 8 लिखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि sin A का मान बता दो और sec A का मान बता दो। ऐसा सवाल मेरे से पूछा है। क्या पूछा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं कि 15 cot A बराबर 8 और sin A का मान और sec A का मान बताओ। बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले मुझे पता है कि 15 cot A बराबर कितना दे रखा बेटा, 8 दे रखा। अच्छा अब इस 15 को हम चाहे ना तो कहां ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। किसके नीचे, 8 के नीचे, यानी 8 बटे क्या हो जाएगा 15। अच्छा cot बराबर क्या होता है, अगर हम लाल बटे कक्का लगाएं तो हम ध्यान से देखेंगे क्या कि आधार बटे लंब होता है। क्या, आधार बटे लंब, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, है ना, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया, ये हो गया लंब। यानी सर हमको आधार भी पता हो गया और हमको लंबी भी पता हो गया, अब मुझे बस कर्ण निकालना है। तो चलिए मैंने याद किया किसको, पाइथागोरस बाबा को। किसको याद किया, पाइथागोरस बाबा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। हमने जब पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस किया कि भैया कर्ण की वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो हमने यहां लिखा कर्ण के स्क्वायर। फिर आधार की वैल्यू कितनी है 8, हमने 8 का स्क्वायर लगाया, और लंब की वैल्यू कितनी है 15, 15 का स्क्वायर लगा दिया। आगे पीछे कर सकते हो, 8 के स्क्वायर 64 और 15 का 225, जोड़ दिया कितना हो गया 289, है ना। इधर क्या है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर, यही तो है। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या लगाएगा, ये लगाएगा वर्गमूल, है ना। तो भैया 289 इसका देखेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। यानी सर समझ गए कि कर्ण बराबर कितना हो गया, 17 आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है साइन ए की वैल्यू। क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर है यहां तक। अच्छा लंब की वैल्यू कितनी है, अगर हम ध्यान से देखें 15, कर्ण की वैल्यू 17, ठीक। फिर उसके बाद कॉस ए, कॉस निकालना है कि सेक, है ना, सेक, सेक ए, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, है ना, क्योंकि ये सेक का, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 8, यानी 17/8। ठीक, क्या हमारे बच्चे 15/17 और 17/8 कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8/17 कर रहे हैं। 8/17 कॉस का मान होगा बेटा, है ना, सेक का मान नहीं होगा। अभी अभी मैं समझा के आया हूं, है ना। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। सर पाइथागोरस थ्योरम कब कब लगता है, पाइथागोरस थ्योरम तब लगता है जब हम लोग कर्ण और लंब में से एक, कर्ण और लंब और आधार में से 2 के मान जानते हैं और तीसरे का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तब पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। आगे चलो, बहुत बढ़िया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आ गया। अब ये सवाल जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बस इतना समझ लो कि भैया ये सवाल हर साल पेपर में आता है। ठीक, ये सवाल हर साल पेपर में आता है और ये सवाल है बहुत चुटकियों वाला, बहुत छोटा सा सवाल है। क्या सवाल है, देखो जरा ध्यान से। सवाल नहीं, बिल्कुल बवाल छोटा सा है। कह रहे हैं कि भैया कोण ए और कोण बी कैसे हैं, न्यून कोण। ओ भैया मेरे को तो पता ही नहीं है कि न्यून कोण क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं क्यूट एंगल। ना 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 ना, एक्यूट एंगल, क्यूट नहीं बोलते हैं,
है ना, क्यूट तो आप हो। इसको एक्यूट बोलते हैं, बस ए लगा दो आगे, ठीक। अच्छा, ये होता क्या है, ये छोटा होता है, मतलब किससे छोटा, 90 डिग्री से। जैसे आप छोटे हो, आप क्यूट हो तो छोटे हो, ये एक्यूट है इसलिए 90 से छोटा है, समझ गए। यानी जो कोण 0 से 90 के बीच में है, बस वही न्यून कोण है, समझ गए। अच्छा सर, ये बात इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखी, कुछ तो लॉजिक होगा ना, बस वही लॉजिक तुम्हें समझना है। देखो, मैंने कहा कि अगर ये यहाँ पे क्या दिख रहा, मुझे एक त्रिभुज दिख रहा, और अगर ये वाला कोण जो है मेरे को कितना दे दिया जाए, 90 डिग्री का। सच्ची सच्ची बताना, क्या तुम्हें ये बात समझाई गई इस चैप्टर को पढ़ाते समय कि जो यहां पर कोण बनेगा और जो यहां पर कोण बनेगा, वो कोण इन दोनों से छोटा होगा, इससे मतलब 90 से छोटा होगा, ये क्या बताया गया। और दूसरी चीज, ये 90 से ये कोण छोटा भी होगा, और साथ ही साथ में इसको और इसको जोड़ने के बाद 90 भी आएगा। क्लियर है, अब तो समझ गए, अब समझ में आ गया बच्चों को। अब जरा ध्यान से देखो, तो ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ये हमने ए लिख दिया, ये हमने बी लिख दिया, ये दोनों न्यून कोण है, क्यूट एंगल है भाई, समझ में आ रही बात, क्यूट क्यूट। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। हमने लिखा कॉस ए और यहां लिखा हमने कॉस बी, लिख दिया। अच्छा, एक बात बताना सच में कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, ठीक, यही तो होता है। अब मैं अगर कॉस ए का मान निकालूं तो क्या होगा भाई, सी के सामने क्या लिखा है, ये लिखा है कण, हुआ कि नहीं। इसका मतलब ए बी क्या है, कण है। इसका ये मतलब हुआ गुरुदेव कि भाई इसके नीचे जब हम कण लिखेंगे तो इसके नीचे भी ए बी आएगा और इसके नीचे भी ए बी आएगा। अब भैया आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना कि भैया आधार बटे कण, और कण तो बदलता नहीं है भाई, ये कोण भले बदल जाएं पर कण नहीं बदलता, समझ में आ रही बात। अब देखो, ए के लिए जो कोण ए है ना, उसके लिए आधार कौन है भैया, ये ए के लिए आधार है हमारे पास, ये नोट कर लो। इसके लिए अगर मैं आधार ढूंढूं ना तो मुझे कौन दिख रहा है, ए के लिए आधार ए सी है ना, और बी के लिए आधार, और बी के लिए आधार अगर ढूंढूं तो बी के लिए आधार कौन है, बी सी। ये बी के लिए आधार कौन है, बी सी, यानी बी के लिए आधार है बी सी और ए के लिए आधार है ए सी, सिंपल सिंपल। अच्छा बताओ, यहां भी ए बी, यहां भी ए बी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3 को y डिवाइड कर रहा है और 5 को भी y डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y और y हटा सकते हो ना। तो भाई हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो भाई ए बी से ए बी उड़ा देते हैं, खत्म, कट गया। अब क्या बचा, अब बचा ए सी और बराबर बी सी। ओ भाई, इसका मतलब यह है कि इस त्रिभुज में जो AC है और BC है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। अब अगर किसी भी त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसके सामने के कोण पहले से बराबर होते हैं, समझ में आ रही बात। यही बात हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि चूंकि किसी त्रिभुज में, चूंकि सम्मुख, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में अगर समान भुजाएं हैं, क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी सामने के कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है उसके सामने कोण कौन सा है, B, ये हमने B लिख दिया, और जो BC है उसके सामने का कोण है A, इसमें हमने A लिख दिया। बस यही बात तो हमको प्रूफ करनी थी, इनको आगे पीछे करके लिख दिया। इस तरीके से सवाल क्या हो गया, खत्म। है कुछ इसमें दम, इसको देखा, आधार बटे कण लिखा, कण से कण उठा दिया और मतलब उड़ा दिया, और उसके बाद फिर जो बचा हमने कहा भाई ये तो बराबर भुजाएं हो गई, इसका मतलब इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, खत्म सवाल। इतना करने के पेपर में तुमको मिलते हैं कितने नंबर, 70 में से 70। ओ भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या, ये सवाल केवल 2 नंबर का आता है पेपर में। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं ना, आराम से क्लियर हो गया। चले आगे,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है हमारे पास, कह रहे हैं कि अगर 3 कॉट ए बराबर 4 है तो भाई ये दिखाओ क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक, ये आपको प्रूफ करके चेक करना है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, इसको प्रूफ करके चेक करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हल, और मैंने लिखा कि 3 कॉट ए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि 3 कॉट ए, हल लिखा, और फिर लिखा मैंने कि 3 कॉट ए बराबर कितना लिखा है, 4 लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये क्या लिखा है, कॉट ए। ठीक, और 3 को कहां ले जाओगे, नीचे। सर हम समझ गए कि सर ये जो लिखा है वो आधार लिखा है, और सर जो ये लिखा है वो लंब लिखा है। मैंने याद किया किसको, किसको याद किया, पाइथागोरस बाबा को। क्यों याद किया, क्योंकि मुझे कर्ण निकालना था, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, जो बच्चे आज मेरी सुबह वाली क्लास देखे हैं, ठीक है, आज जो सुबह वाली क्लास देखे, सुबह 6 बजे वाली, वो सारे बच्चे एक बार जरा दिल वाली इमोजी भेज देना, तो मैं जान जाऊंगा सुबह वाली क्लास आपने देखी है। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा कर्ण। मैंने कौन सी क्लास की थी सुबह आज, कौन सी क्लास, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। 30 मिनट में पूरा चैप्टर डीप में, हर चीज छोटी छोटी बता करके, स्पीड में 2x में लगा करके आप उसको नहीं देखोगे क्योंकि वो ऑलरेडी 2x में है। ठीक, देखो अब आधार की वैल्यू अगर बात करें तो बच्चों कितनी दी गई है, 4, ये आ गया हमारे पास। और कल सुबह आ रहा है एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर जो कि सोशल साइंस का होगा। तो भाई ये देखो अभी आ गया हमारे पास कर्ण स्क्वायर। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो सुबह 6 बजे वाली क्लास जरूर देखें। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये आ गया 25, ये आ गया हमारे पास कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो गया √25, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 5। क्लियर हो गई बात। अब मुझे जो प्रूफ करना है बच्चों उसको लिखते हैं, है ना बच्चों, जो मुझे प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। किसको प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है 1 माइनस, पहले मुझे लिखना है tan स्क्वायर ए, और फिर नीचे क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले इसका मान निकालेंगे, फिर उसका मान निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये चेक करेंगे। जल्दी बताओ, ये जल्दी से बताओ। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा माइनस। अच्छा, tan के बारे में बात करें तो tan क्या होता है, tan होता है हमारे पास लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हमने लिखा लंब, और फिर क्या लिखा हमने, फिर लिखा हमने आधार। अरे मेरे भाई, तुम लोगों को एक चीज क्यों नहीं समझ में आती कि सुबह पढ़ करके, जब बच्चे सुबह पढ़ते थे तो वो तब पढ़ते थे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी सी बात बताने जा रहा हूं। जब बच्चे सुबह पढ़ते थे तो वो बच्चे पढ़ते थे जो बच्चे पहले दूध, घी, दही, अचार बढ़िया एकदम फिट रहते थे। और वो बच्चे सुबह ही जो पढ़ते थे बच्चे, वो बच्चे वो होते थे जो बच्चे सो जाते थे टाइम से, 8 बजे 9 बजे। क्योंकि अगर 9 बजे सोएंगे तब तो 4 बजे उठ पाएंगे ना। अब पता चला इधर बच्चा सो कितने बजे रहा है, 11 बजे 12 बजे, और सुबह उठ जा रहा है 4 बजे, तो उसकी सेहत खराब होगी कि नहीं, समझो बात को। इसलिए एक समय पर स्टडी करिए, या तो मॉर्निंग में या तो नाइट में। और बेस्ट क्या होता है, बेस्ट होती है नाइट, क्योंकि रात में एकदम सन्नाटा रहता है, और फिर जब नींद आ जाए तो सो जाना। अब सुबह पता चला उठे, मैंने कहा भाई लो पढ़ा रहे, अब पता चला ऐसे ऐसे कर रहा है बच्चा, क्या ही मतलब है। इसलिए एक टाइम बनाइए कि रात में इधर पढ़िए 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सुबह चिल मार के सोइए एकदम। उठिए, रिवीजन करिए, और फिर स्कूल चले जाइए, खत्म बात। ठीक, तो चलो भाई आगे देखो। अब अगर हम देखिए तो हमने क्या लिखा 1, फिर लिखा हमने माइनस। अगर लंब के बारे में बात करें तो लंब क्या दिख रहा है तुम्हें, लंब कितना दिख रहा है 3, और आधार कितना दिख रहा है 4, यानी यहां क्या लिखेंगे 3/4। फिर यहां लिखेंगे 1 माइनस, ये क्या हो गया हमारे पास कितना, यहां पर भी हो गया प्लस, और 3/4। बोलो क्या यहां तक समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर हो गई यहां तक इतनी बात। फिर देखो एक हो गया हमारे पास, मैं तो अपने जीवन में कभी सुबह पढ़ा ही नहीं, है ना, हमेशा रात में, कभी 12 बजे तक, कभी 1 बजे तक, और उसके बाद फिर सुबह चिल मार के स्कूल। फिर देखो क्या लिखा 1 लिखा हमने,
3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बस सुबह उठता था एक बार रिवाइज करता था बस। 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया 9 बटे 16। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखो 16 एक कम 16, 16 में से क्या चले गए 9, फिर उसके बाद बटे में कितना है 16, फिर उसके बाद 16 एक कम कितना 16, प्लस में कितना हो गया 9, बटे में कितना हो गया 16, 16 में से 9 चले जाएंगे, कितना बचेगा 16 में से 9 जाएंगे 7, 7 बटे कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कितनी बात समझ में आ गई। फिर देखो यहाँ कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 16। अब देखो 16 से 16 खत्म, क्या बचा हमारे पास 7 बटे 25, यही तो बचा। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखना है मुझे। तो मैंने लिखा, अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सच बताना कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। और साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे क्या कर्ण। आज सुबह सुबह हमारे पास एक बच्चे की कॉल आई और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे से पूछा, और वो क्या पूछा वो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, उसका जवाब मैं अभी देने वाला हूं, बस ये सवाल पूरा हो जाए। आधार की वैल्यू कितनी है, अगर आधार की वैल्यू देखें तो 4 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये आ गया हमारे पास 4 बटे कितना, ये हो गया 5, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। फिर देखो अगर यहां देखें तो लंब कितना है, लंब हमारे पास कितना है 3, तो ये हमने क्या लिखा 3 लिखा, और ये क्या लिखा 5 लिखा, ये हो गया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये कितना हो गया 25। अब भैया 16 और अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 7 बटे 25। अब बताओ यहां पर भी 7 बटे 25 आ रहा था और यहां पर भी 7 बटे 25 आ रहा था। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब एक बच्चा जो है वो लगातार आज हमारे टीम के पास फोन कर रहा था कि सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सुबह पढ़ना सही है या शाम को पढ़ना सही है। अब बच्चों ये जब सवाल आपके मन में आता है ना कि सुबह पढ़ना सही होता है या रात में पढ़ना सही होता है, तो मैं आपको दोनों फैक्ट बताऊंगा कि भाई कब पढ़ना सही होता है, फिर डिसीजन आप लेना। देखो समझो, जिनके घर में लोग देर तक जागते हैं, ठीक, उनके लिए तो बेस्ट है। क्या बेस्ट है कि वो रात में पढ़ाई करें। कितनी देर तक रात में पढ़ाई करें मैं बताता हूं। अब समय आ चुका है कि आप रात में कम से कम जग करके कम से कम आप 11:30 बजे तक आप पढ़ाई करें। कितने बजे तक 11:30। और अगर ये 11:30 की जगह पर कहीं अभी बढ़ करके 12 हो जाए, आदत में डालो, अभी 12 हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, कि अगर ये 11:30 से कितना हो जाए 12 हो जाए। ठीक, समझ में आ रही बात। फिर सर सुबह हम उठे कितने बजे, ये भी तो बड़ा सवाल है। फिर सर हम सुबह उठे कितने बजे, अब अगर 12 बजे 11:30 बजे सोते हैं तो 6 बजे उठ जाइए, अगर 12 बजे सोते हैं तो 6:30 बजे उठिए। अब इस समय पे 6.5 7 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर जब दिन में 1 घंटे का आराम मिले तो उसी समय पे आप आराम से बॉडी को रिलैक्स दे दो। तो अब ये इतनी रात तक पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, अच्छा सुबह क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं। जिनके घर में खाना पीना जल्दी हो जाता है और वो बच्चे ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वो बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को 8 बजे तक 8:30 बजे तक खाना पीना उनके घर पे हो जाता है, वो बच्चे चाहें तो उनके लिए गोल्डन टाइम है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक टाइम है, ये एक ऐसा टाइम होता है कि जिनमें आप दिन भर के थके हुए तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ में आपके पास एनर्जी होती है। मॉर्निंग में क्या होता है कि जैसे आप उठे और उठने के बाद आपकी जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी आपको बार बार सुलाना चाहती है। यही कारण है कि जब सुबह आप अलार्म लगाते हो तो कम से कम 4 से 5 बार बजता है, तब जाकर के आपकी नींद खुलती है और फिर आप जबरदस्ती पढ़ने बैठते हो। मेरा ये मानना है कि जब आपकी नींद मॉर्निंग में नहीं खुल पा रही है तो आप जबरदस्ती अपने आप को मत जगाओ, चिल मार के एकदम मॉर्निंग में सोते रहिए और उसके बाद रात में आप जितना भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं उतना बेहतर तरीके से पढ़िए।
जितनी लेट नाइट में आप स्टडी कर सकते हो। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? सर मेरे स्कूल में तो बच्चे बोलते हैं कि मैं रात में मतलब कुछ लिख रहा है एक बच्चा कि रात में जो है मतलब मैं पढ़ता हूं, ऐसा करके कुछ लिख रहा है। तो भाई ये बेस्ट है, जो बच्चा रात में पढ़ता है ना वो उसका एक अलग ही रिजल्ट होता है। मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में हम आप लोगों को एक क्लास दे रहे हैं सुबह 6 बजे। तो अगर आप लेट में स्कूल जाते हैं या आपके पास आपको आधे घंटे का मतलब टाइम मिलता है, तो उस टाइम पीरियड में हम आपको 6:30 मतलब 6 बजे एक क्लास देते हैं सुबह। तो 6 बजे आप आराम से उसको देखिए, आधे घंटे की क्लास, फिर उसके बाद सोते रहिए। ठीक, मतलब स्कूल जाइए। आगे चलें, एक बार फटाफट से बता दो, आगे चलें। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब आज से कब पढ़ोगे आप लोग, जल्दी बताओ। एक बार सर पोल कर देते हैं बच्चों की। ठीक सर, एक बार मॉर्निंग और उसके बाद नाइट की पोल कर देना, मॉर्निंग और नाइट की। देखते हैं भाई मॉर्निंग और नाइट वाली पोल। ठीक, तो भाई चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि भाई नाइट में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, इसमें माइंड फ्रेश रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात सर, वाह क्या बात है, मयंक सर भी कह रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सवाल आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके पहले भी आया हुआ है, पर 25 में भी ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक ध्यान से देखो, ठीक ध्यान से देखो क्या लिखा है। कह रहे त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक, एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी। ठीक, ये क्या बनाया एबीसी, जिसमें बी कोण क्या है, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। ये हमने बी कोण क्या बनाया, समकोण बनाया। फिर उसके बाद कह रहे हैं tan a बराबर 1/√3 है, तो हमने यहाँ a बना दिया, चाहो तो आप ऊपर भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद ये हमारे पास c आ रहा है। ठीक, क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आराम से समझ में आया? अब देखो tan a बराबर कितना है, 1/√3। चलिए अब ध्यान से समझो, तो क्या पोल में रिजल्ट आया? ओके, ये आ गया हमारे पास 1/√3। अगर ऊपर देखें तो ये क्या लिखा है, लंब। अब बच्चे डिसाइड करेंगे खुद से एक दूसरे की पोल देख करके कि किधर पढ़ना ज्यादा आसान होगा, है ना, एक दूसरे को भाई कि हमारे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, अब देखो अब हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि भाई मुझे कर्ण भी चाहिए। ठीक, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। सॉरी, लंब और का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, 1 का हो गया स्क्वायर। अगर आधार की वैल्यू के बारे में बात करें तो कितना हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया। 1 का हो गया 1 और 3 का हो गया 3, √3 का 3, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 1 + 3। अब बताओ कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, फिर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √4, 4 आएगा ना जुड़ करके। अब यहां से आ गया हमारे पास 2, यानी कर्ण की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 2। क्लियर है यहाँ तक, कितनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? नाइट वाले 80%, वाह 3,500 बच्चे लाइव है, जिसमें 80% कह रहे हैं सर नाइट में बेस्ट है। गुड, बहुत अच्छी बात है, नाइट ही बेस्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आज मैंने आपका बोझ हल्का कर दिया ना कि भाई दोस्त लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास पहला सवाल है, पहला सवाल हमारे पास है कि साइन ए और ये क्या लिखा है, कॉस सी। अभी देखो बहुत प्यारा सवाल, अगर मैं कर्ण के बारे में बात करूं तो भाई ये हो गया हमारे पास, है ना, यानी ये वाली हो गई। और अगर मैं बात करूं BC, ए के लिए BC, अब ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, ए। अब ए के लिए जो लंब है वो कौन है, 1 है, यानी ए के लिए जो लंब है वो कौन है, BC है। और ये कह रहे हैं कि ए के लिए जो लंब है वो 1 है, इसका मतलब BC ही क्या है, 1 है। कुछ समझ में आई ये बात? तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सेट है ना कि पहले से कि ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो भाई उस चीज को दिमाग से हटा दो। बस इतना देखो कि भाई किस कोण के बारे में बात हो रही है। ठीक भाई, क्लियर है ना यहाँ तक बात? ए के लिए आधार कौन है, √3। ए के लिए आधार कौन है, AB, यानी ये हो गया √3। क्लियर होगी बात, सिंपल है। अब देखो पहला सवाल है, पहले सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि साइन ए। ठीक, फिर क्या लिखा है, कॉस सी, फिर क्या लिखा है, कॉस ए, और फिर क्या लिखा है हमारे पास, साइन। अभी दिमाग लगाओ, सोचो एक बार, क्या लिखा है, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ए के लिए लंब कौन है, BC, यानी BC हो गया हमारे पास। ठीक है गुरुदेव, कर्ण कौन हो गया, AC, ये आ गया हमारे पास AC, ये हो गया गुरुदेव। ठीक, अब कॉस C,
सी के लिए आधार कौन है? क्यों? क्योंकि कॉस में आधार बटे कण होता है। सी के लिए आधार कौन है? बी सी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास? बी सी। और कण कौन है? ए सी। अब तो समझ में आ रहा है, फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो। कॉस ए के लिए आधार देखना है क्योंकि कॉस में आधार होता है। ठीक, तो ए के लिए आधार देखो, ए के लिए आधार कौन है? ए बी। या गया ए बी। और कण कौन है? कण तो वही ए सी। ठीक, साइन सी। सी के लिए लंब कौन है? ये ए बी। क्यों ए लंब क्यों देख रहे हो? क्योंकि साइन में लंब होता है। तो इधर से आ गया हमारे पास ए बी। और बटे में क्या हो गया? बटे में हो गया हमारे पास ए सी। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार फटाफट से मुझे जल्दी से बताओगे, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बताओ। सर, रोज शायरी और अन्य फालतू बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आप अप्रैल से आज तक एक डाउट को क्लियर नहीं हो गया है। मैं अपने डाउट को चैट में भेजता हूं, शायद मेरा मैसेज पब्लिक ही नहीं होता है। मतलब पब्लिक नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप आराम से हमारे पास कॉल करिए। और उसके बाद फिर जो है, अप्रैल से लेकर के आप आज तक पढ़ रहे हैं ना, तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, आपको डाउट जो चीज़ें हों वो आप एक काम करिएगा, वो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछिएगा। ठीक है, हमारी जो भी टीम होगी, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप बताइए। ठीक, तब तक के लिए हमने आपको थोड़ी देर के लिए जो है शांति प्रदान करी है। बीसी की वैल्यू कितनी है? अगर हम ध्यान से देखें तो बीसी की वैल्यू कितनी है? 1। तो चलिए भाई हम 1 लिखते हैं। ठीक, तो आ गया 1। फिर क्या लिखा है बच्चों हमारे पास? कितना है? 2 लिखा है। फिर उसके बाद बीसी की वैल्यू कितनी है? ये 1/2 हो गया, प्लस हो गया। फिर यहाँ से आ गया हमारे पास √3 बटा कितना हो गया? 2। ठीक, अब इसके बाद ये आ गया हमारे पास √3 बटा 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक कितना हो गया? 1। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। फिर √3 कितना हो गया? 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास 4। अब ये 1 और 3 कितना हो गया? जोड़ करके 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? 4/4। 4 एक कम 4 घट गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया कितना? 1। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि ये जो हमारा आंसर आया है वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। यानी पहले सवाल का आंसर 1 आ गया। इसका आंसर आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। ठीक, इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे करके बताओगे। क्या यहां तक सभी को क्लियर? बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखो, बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है। और जो ये सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये सवाल हमारा 2020। साहिल बेटा, मेरी बात अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से समझें। यूट्यूब के ऊपर लगातार आप कितना भी चैट कर लो, पॉसिबल बहुत कम हो पाता है कि हम आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सकें, है ना। इसलिए हमने आपको अपना ऐप प्रदान कर रखा है, उसके अंदर आस्क डाउट का फीचर दे रखा है। इसके साथ साथ में हमने आपको अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है ना। आप उस पर अपना आंसर, जो भी चीज़ें समस्या है वो आप पूछिए, है ना। आप अगर ऐसे बात करोगे तो काम कैसे चलेगा बेटा, है ना। चलो देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ठीक, जिसमें जो कोण Q है बेटा वो क्या है? समकोण है। ठीक, तो कोण Q क्या है? समकोण है। तो ये हमने क्या लिखा? कोण Q को समकोण लिखा। ठीक, देखो यहां पर बनाया हमने ये कोण Q और त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। यहां से मेरे को P पूछ रहा है, तो P को नीचे लिख लो, ज्यादा बेहतर रहता है। तो यहां हमने क्या लिख लिया? P लिख लिया। ठीक, और ये क्या हो गया हमारे पास? यहां पर हो गया R। फिर क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारा सवाल है और 4 नंबर का आता है भाई, ये भी नोट कर लो। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। ठीक, 4 मार्क्स का ये सवाल आता है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो, अगर हम PQR में देखें तो क्या पता चलता है? PQR में हमसे बोला जा रहा है कि जो PR प्लस QR है वो 25 है। यानी जब आप इस PR को और QR को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 25 आता है। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई? यानी इसको और इसको जोड़ने पे 25 आता है। और PQ का वैल्यू कितना है? PQ का वैल्यू कितना है? 5 है। क्लियर हो गई बात? यानी PQ कितना है? 5 है। इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से बता रहा हूं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो RQ है वो x सेंटीमीटर है। तो फिर ये कितना हो जाएगा?
निकाल के देखते हैं। ठीक, तो हमने लिखा कि भाई इन्होंने कहा है कि जो पी आर है प्लस जो क्यू आर है उसको जोड़ करके 25 आता है। ठीक, और जो पी आर की वैल्यू है वही मुझे ज्ञात करनी है और क्यू आर को मैंने एक्स मान रखा है। क्यू आर को क्या मान रखा है, उसको हमने एक्स मान रखा है और ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये जो हमारे पास पी आर आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 25 में से एक्स घटा दो। यानी सर हम अच्छे से समझ गए कि सर जो पी आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 25 माइनस एक्स होगी। और वैसे भी सोच करके देखो कि अगर इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, आना चाहिए। अब देखो इसको इसको जोड़ो, देखो 25 आ रहा है, एक्स प्लस 25 माइनस एक्स, क्लियर है, ये इससे खत्म। आंसर क्या बचा, आ रहा है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है। अच्छा, जो आप लोगों को आज मॉर्निंग में लेक्चर दिया था उसको रात में हमने लगभग 3 बजे के आसपास जो है रिकॉर्ड किया है। तो आप ये सोच करके देखो कि हम आप लोगों के लिए कितना दिन रात हमारी टीम लगातार लगी हुई। जैसे आप मेहनत करते हो ना वैसे हम लोग भी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को सही तरीके से सब चीज मिल जाए। आपको 1 घंटे की क्लास करनी होती है पर इसी 1 घंटे में पढ़ाने के लिए हम लोगों को 3 घंटे मेहनत करनी होती एक्स्ट्रा। समझिए, इन सबको टाइप करना, डिजाइन करना, शेड्यूल करना क्लास को, क्लास के बाद बच्चों को पीडीएफ देना, उनके डाउट को देखना, सारी चैट को फिल्टर करके बाद में ऐप के अंदर देखा जाता है कि बच्चों को मेजरली क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका सोल्यूशन निकालना, बच्चों को टेस्ट देना, है ना। तो आप ये सोचो कि आप जिस क्लास को 1 घंटे के लिए देखते हो ना उसको हम लोग 4 घंटे में तैयार करते हैं, है ना। अरे मेरी बात समझ में, 3 बजे रात में वो रिकॉर्ड हुई है, 3 बजे। देखो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, चलो ये बात सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जरा ध्यान से हम क्या करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हम एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चलेगा त्रिभुज पी क्यू आर में कि जो हमारे पास पी आर है वो क्या है, कण है, क्या है, कण है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। पी आर क्या है, कण है। ये क्या है, आधार मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं, यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही बात तो हमको पता चली। अच्छा बताओ, पी आर की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे अभी ना लिखो, पहले ऐसे लिख देते हैं हम, है ना, अच्छे से, पी क्यू और फिर उसके बाद क्यू आर। क्या ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, पी आर की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस एक्स, यहां भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है हमारे पास 5 के स्क्वायर। अच्छा, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है एक्स, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अभी एक्स की वैल्यू आएगी 12। ठीक, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास बी स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए इंटू बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25, एक्स के स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखो 25 के स्क्वायर कितना हो गया, 625, ये बात समझ में आ गई। 25 के स्क्वायर कितना हो गया, 625। फिर देखो ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है ना, ये इससे खत्म, क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गई। फिर देखो क्या करते हैं, यहां बचा हमारे 25, 25 दूना 50, ये क्या हो गया 50, ये आ गया हमारे पास 50 और एक्स, क्लियर हो गया। फिर ये बचा हमारे पास उधर कितना, 25। अब एक काम करते हैं, इस 625 को उधर ले जाते हैं, तो आ गया हमारे पास 50x माइनस का, और 25 में से हम 625 को उस तरफ ले गए, क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x का मान निकालना चाहते हैं। 25 में से जब हमारे 625 माइनस हो जाते हैं तो हमारे पास बचता है कितना, माइनस का 600, है ना, यही तो बचा हमारे पास। भाई माइनस का कितना बचेगा, 600 बचेगा। हमसे कोई ना कोई क्या हो रही है, क्या कोई मिस्टेक हो रही है, एक बार फटाफट से बताओ। ठीक, फिर से देख लेते हैं, 25 के स्क्वायर हो गया 625, यहाँ पे हमारे पास आ गया 25 और दूना कितना हो गया 50, 50x हो गया। ठीक, यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारे पास इतना, 625 को जब हम उस तरफ ले गए तो भाई 25 में से हमारे 625 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 600/50।
x की वैल्यू 13 आनी चाहिए इधर, यहां तक आराम से 12 आएगी, अच्छा सॉरी 12 आएगी, ठीक सही है। तो ये आ गया हमारे पास 600, ठीक। 13 तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, 12 ये आएगी। अगर मैं इसको x माना होता, क्योंकि मुझे इसलिए क्योंकि मैंने हाल ही में अभी इसको ऐप के ऊपर पढ़ाया है, तो मैंने उसको शायद यहाँ x माना था, तो इसलिए x की वैल्यू 13 आई थी, ठीक। देखो अभी आ गया हमारे पास 50x, ठीक। तो अगर मैं इसको नीचे लेकर के जाऊं तो आ गया हमारे पास माइनस का 50, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 12, ठीक। आगे मेरी बात समझ में, यानी सर हम समझ गए कि जो आर क्यू की वैल्यू है हमारे पास, जिसको हम आधार मानेंगे, लंब मानेंगे, जो आर क्यू की वैल्यू है या जिसको हम क्यू आर लिख सकते हैं, जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमने एक्स मानी है, और वो वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 12 सेंटीमीटर, हो गई 12 सेंटीमीटर, यह आ गई हमारे पास कितनी, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अच्छा फिर देखो, अगर मैं इसमें 25 में से 12 माइनस करूंगा, यानी मैं पी आर निकालूं, तो पी आर क्या है, 25 में से हम 12 को माइनस करते हैं, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अब मुझे ज्ञात करना है बच्चों, अब मुझे ज्ञात करना है साइन पी, क्या ज्ञात करना है, साइन पी। अब बताओ पी के लिए लंब कौन है, क्यू आर हो गया, और कण कौन है, पी आर हो गया, और ये वैल्यू कितनी है 12 बटे कितना हो जाएगा, पी आर का वैल्यू कितना है 13। फिर मुझे क्या निकालना है, कॉस पी। अब कॉस पी भाई पी के लिए, सर दरवाजा बंद कर देना, अगर मैं पी के लिए बात करूं तो पी के लिए आधार कौन है, पी के लिए आधार कौन है, पी क्यू, क्योंकि भाई कॉस में क्या होता है, आधार होता है, आधार बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बटे 13। अगर मैं टैन पी के बारे में बात करूं तो टैन पी यानी लंब बटे आधार। अब बताओ पी के लिए लंब कौन है, आर क्यू, आधार कौन है, पी क्यू, यानी कि क्यू आर और बटे पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, वो है 12, और ये वैल्यू कितनी है 5। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक समझ में आ गया। एक बच्चा जिसका नाम है हेमंत, उसने लिखा सर 12 बटे 13, 5 बटे 13 और 12 बटे 5। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा हेमंत, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। और बच्चे भी इसी तरीके से लिख रहे हैं, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर सभी को। सर प्लीज साइंस का पीडीएफ नोट्स दे दो, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, है ना, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा पक्का, उसी में मिल जाएगा पूरा। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। सर प्रायिकता पढ़ाइए, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्रायिकता, आप सर्च करके देखो प्रायिकता ज्ञानोदय, मिल जाएगा आपको प्रायिकता का लेक्चर, ठीक। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कुछ कोणों के बारे में, है ना, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, यानी हम यहां पर ये टेबल समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से समझो। अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये बताओ कि जो ये वाला कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो आप मुझे ये बताओगे कि सर देखो जो ये कोण होगा ये 0 से 90 के बीच में होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। यानी हमारे सिलेबस में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों में दिए गए हैं वो हमारे कैसे हैं, 0 से 90 के बीच वाले हैं, या 0 और 90 भी जिसमें शामिल है, ठीक। आ रही मेरी बात समझे। तो ऐसे केस में हमें कुछ डिग्री के कुछ कोणों के मान हमको पता हो करने चाहिए, और जिसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और वो बात ट्रिक बहुत अच्छे से समझ। मैंने लिखा 0/4, फिर लिखा 1/4, फिर लिखा हमने 2/4, फिर लिखा हमने 3/4, ठीक, और फिर लिखा हमने 4/4। क्लियर हो गई बात। फिर हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया ऐसे, ठीक, ध्यान से देखो, ठीक, ऐसे लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 0। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 4 का हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी यहां से आएगा 1/2, यानी 1/√2 आएगा, क्योंकि √2 लग जाएगा। √3 का √3 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, यहां से हमारे पास 1 आ। अब ये जो आपको पहला वाला मान दिख रहा है ये साइन 0 डिग्री का दिख रहा है, ठीक। फिर जो दूसरा 1/2 मान दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, साइन 30 डिग्री का दिख रहा है।
ये जो दिख रहा है वो आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू दिख रही है। अब एक बच्चा मान लो मेरे से ये सवाल ही कर दे और कर दे कि सर एक बात बताइए कि क्या हम 90 और 60 के बीच में 70 भी तो आता है, 80 भी तो आता है, आपने उनके मान क्यों नहीं बताए? तो इसीलिए लिखा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी अगर हम साइन 70 का मान निकालना चाहें तो वो भी हमें ज्ञात हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है। ठीक, उसके लिए एक टेबल बनाई जाती है, जैसे हम लॉग के मान ज्ञात करते हैं, लग गुणक जिसको बोलते हैं, जो कि आपने 6th-7th क्लास में देखा होगा, कॉपी के पीछे बनी भी होती है। वैसे साइन की भी टेबल आती है, कॉस की भी टेबल आती है। समझ में आ रही बात? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? आगे चलें। चलो अब आगे समझते हैं, इस टेबल को भरना शुरू करते हैं। ध्यान से समझो, अगर हम साइन के बारे में बात करें, साइन ए की मान का मान या साइन थीटा का मान, और ये ए का मान 0 हो जाए, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, अभी एक हाल ही में एक रील वायरल हुई थी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2 और ये √3/2 और ये हो गया 1, गाने के माध्यम से कि साइन 0 0, साइन हमको तो आता भी नहीं है ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 है। अब इसी को उल्टा कर दो, उधर वाला पहले लिख दो, इसको उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, 1/√2 और ये इधर लेकर के आ जाओ। ठीक, और ये 0 इधर लेकर के आ जाओ। क्लियर हो गई बात? आराम से समझ में आ रहा है? अब अगर हमें क्या निकालना है? अब हमें tan को निकालना है, और हम जानते हैं कि अगर हम साइन ए का मान, साइन ए बटे अगर हम कॉस निकालें, ठीक, यानी साइन बटे कॉस निकालें तो वो tan होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0/1 निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। सर यानी हम समझ गए, ये 0 आ गया। ठीक, अगर ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3, ये आ गया। फिर देखो इधर से ये कट गया, क्या बचा? 1 बचा, 1 हो गया। इधर से ये कट गया, क्या बचा? √3 बचा, √3 आ गया। फिर आया 1/0, अगर 1/0 बोलेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय, सॉरी अपरिभाषित, यानी कि हम इसके मान को नहीं निकाल सकते। ठीक, अपरिभाषित, हम 0 को 0 से किसी संख्या को अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब इसको अपरिभाषित बोलेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलो अब मुझे क्या निकालना है? कॉसेक। उससे पहले मैं कॉट बताता हूं। कॉट के लिए क्या करते हैं? इसको इधर लिख दो, यानी अपरिभाषित। ठीक, क्लियर हो गई बात यहां तक? फिर उसके बाद ये आ गया √3, उल्टा कर देंगे उसी को, ये आ गया हमारे पास 1, और ये हम ले गए इधर 1/√3, और यहां से आ गया 0। ओके, ठीक, समझ में आ रही बात? अब मुझे क्या निकालना है? कॉसेक। अगर मैं 0 को उल्टा कर दूं तो 0 के नीचे क्या लिखा है? 1, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 का मतलब अपरिभाषित, यानी इसको भी उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा? अपरिभाषित। देखो ध्यान से समझते जाना। ठीक, मैंने 0 को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया आपने सर? क्योंकि देखो जो कॉसेक का मान होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। अभी ये चीज हम प्रूफ करके भी आए हैं। ठीक, अच्छा फिर देखो, अगर मैं इसको देखो, इसको उल्टा कर दूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसको उल्टा कर दूं तो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर इसको उल्टा कर दूं तो कितना आएगा? √2 आएगा। और अगर उसको उल्टा कर दूं तो कितना आएगा? √3/2 आएगा। आएगा √3/2? क्या आएगा? √3/2। अगर इसको उल्टा कर दूं तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। आएगा। अब मुझे क्या निकालना है? सेक। इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो ये वाली टेबल ना उधर से लिखते हुए चले आओ, या फिर एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे क्या आएगा? यही आएगा। इसको उल्टा करोगे क्या आएगा बताओ? √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा, है ना? यहां मैंने उल्टा कर दिया है, 2/√3 होना चाहिए, 2/√3 होना चाहिए, है ना? फिर देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा मुझे बताओ? इसको उल्टा कर देता हूं, ये वाला सॉरी, ये आ गया 2/√3। ठीक, देखो इधर आ गया और ये इधर आ गया। इसको उल्टा कर दो, √2 आया। इसको उल्टा कर दो, 2 आया। इसको उल्टा कर दो, अपरिभाषित। 0 का उल्टा करने पे क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। ठीक, तो ये बात हमारे बच्चों को समझ में आ गई। अपरिभाषित कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दो,
एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? आराम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर ट्रिक है, जीरो आधा आधे पर रूट, वाह वाह क्या बात है। जीरो आधा जीरो आधा आधे पर रूट, रूट क्या बोल रहे हो, रूट हो तो कमेंट करके बताना बाद में, ठीक। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। चलो अब हम इसके बेस पर कुछ सवाल करते हैं, ठीक। इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, जिसका बी कोण कैसा है, समकोण है। ध्यान से देखना, यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये तो कौन सा सवाल है, ठीक। देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें बी कोण कैसा दिखाया, समकोण दिखाया, ठीक। ये उसके बाद हमने क्या लिख दिया, यहां पे हमने सी बना दिया, यहां हमने ए बना दिया। या ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पर बना दो ए, उधर सी कर सकते हो, ठीक। आगे देखो फिर क्या कह रहे हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और कोण ए सी बी, यानी कि कोण ए सी और बी, ये कितना है, 30 डिग्री का कोण है। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। कोण ए सी बी यानी ये कोण कितना है, 30 डिग्री। हमसे पूछा बीसी और एसी बताओ। अब दिमाग लगाना और सोचना एक बार। मुझे ये भुजा पूछी गई और मुझे ये भुजा पूछी गई। मैं गया और मैं बिल्कुल बैंड बाजा बारात के साथ में गया। किसके पास गया, पाइथागोरस बाबा के पास, और कहा पाइथागोरस बाबा जी चलिए हमारे साथ में आइए और हमें हमें लंब का मान पता है, कृपया आप कण और आधार बताइए। बाबा ने कहा कि बेटा बारात लेकर के वापस जाइए, क्योंकि अब आपको यहां पर दो भुजाएं ज्ञात करनी है और इसके लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? क्या यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट से बताओ, है ना। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब हमें दो भुजाएं नहीं पता होंगी तो हम पाइथागोरस बाबा को नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट है। जब मैं मजाक करता हूं, जब मैं कोई शायरी मारता हूं, जैसे अभी एक बच्चा आकर के लिख रहा था कि सर आप शायरी में हमारा समय चला जाता है और आप मेरा डाउट नहीं देखते हो, तो देखो साहिल, मुझे आपकी बात दिल पे लग गई। क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को मजाक भी करता हूँ ना, तो हमेशा मैं इस चीज़ को लेकर, जैसे अभी मैंने मजाक किया यहाँ पे बाबा को लेकर के, तो वहाँ कॉन्सेप्ट छुपा जो कि बहुत फनी लैंग्वेज में था, जो कि आपको जीवन भर याद रहेगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम तभी काम आती है जब दो भुजाएं पता हो। समझ रहे हो? ऐसे में कुछ सोच समझ करके बोला करो, है ना। और हमें इसलिए भी तकलीफ होती है क्योंकि हम दिल से पढ़ाते हैं, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। क्या करें, मजबूरी है हमारी, है ना। जब मम्मी पापा आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं ना सब कुछ, फिर तुम मम्मी को उल्टा बोलते हो तो कहते हैं कि हमने तुमको जो है इतना बड़ा कर दिया है, तुम मेरे ऊपर ही अभी सवाल उठाओगे। बस वही समझ लो कि मम्मी पापा की तरह मुझे भी गुस्सा आ जाता है, अरे भाई मैं तो तुम्हें दिल से पढ़ा रहा हूँ, तुम ऐसे बोल रहे हो मेरे बारे में, है ना। तो इसलिए बाकी अगर आपका कोई डाउट छूट गया है तो दिल से सॉरी, हाथ जोड़ के क्या बोल सकते, क्षमा चाहते हैं। आपको हम नंबर दे देते हैं अपना, आप अपना नाम बताइए और जो भी डाउट है वो बताइए, आपकी हमारी टीम कॉल उठाएगी। और आप बोलना कि हमको जो है शिवम सर से स्पेशली बात करनी है। अगर मेरे से बात नहीं भी करवाएगी ना, तो आपके डाउट को जरूर दूर कर, ठीक। नंबर आपको पता है हमारा, नहीं है तो ऐप पे जाकर के वहां से नंबर, ठीक। चले आगे, अच्छा अब हम चलो, तो जरा ध्यान से हमारी बात को समझो। उतनी देर से मेरा दिमाग उसी में घूम रहा है इधर उधर। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। अब हमें क्या करना है भाई, हमें ये तो पता है ना, अगर मैं इसके लिए देखूं तो ये क्या है, लंब है। यानी इस 30 के लिए मुझे लंब पता है और मैं कर्ण निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में, इसलिए मैं साइन लूंगा। तो मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू जान देखूं तो क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। और यहां पर मुझे 30 डिग्री दे रखा है, यानी साइन 30। हलवा सवाल है। लंब की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास क्या है, एसी, ओ सॉरी ए बी, और कर्ण क्या है, एसी। ये वैल्यू कितनी है, 5। एसी की वैल्यू याद करना है मुझे, है ना। और ये वैल्यू वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अभी हम पढ़ के आए हैं
कैंची गुणा कर देते हैं। AC बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। पहले सवाल का आंसर हो गया। ठीक हो गया। अब बताओ ये क्या लिखा है लंब, ये क्या है आधार, और लंब और आधार किस में होता है tan में, या फिर cot में भी होता है। तो cot लगा लो चाहे tan लगा लो। तो मैंने फिर क्या लिखा, मैंने लिखा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। अगर मैं लंब के बारे में बात करूं तो लंब कितना है हमारे पास 5 है, और आधार कितना है वो हमारे पास कितना है, ये हमको BC पता है। ये आ गया हमारे पास tan, फिर ये आ गया हमारे पास कितना 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और ये 5/, कैंची गुणा कर देते हैं। BC बराबर कितना आ गया 5√3। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ। वाह क्या बात है, बच्चे लगातार आंसर भी लिख रहे हैं। वेरी गुड इंशा, बहुत अच्छा। सर ABC होगा, ABC होगा कहां पर बेटा त्रिभुज ABC, वो तो गया ABC वहां देखो। ठीक ABC तो हो गया, ACB ये हो गया। ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। ठीक है आगे चलो, चलो यहां तक तो आराम से समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा हमारे साथ, क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा है sin 60। अब बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो cos 30 की होती है वही sin 60 की होती है, यानी कि √3/2। ठीक क्लियर, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है /2। यहां से कितना आएगा, ये आ गया 3, और ये आ गया हमारे पास 2 दूनी 4। फिर देखो एक एक कम 1 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब मुझे बताओ यहां से कितना आ गया 3 + 1, और ये कितना आ गया 4। 3 + 1 4/4 हो गया। इस तरीके से हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, कर लोगे ऐसे? इसी तरीके से ये सवाल देखो, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आगे देखो अगला सवाल हमारे पास, ये सवाल आया हमारे पास, क्या कह रहा है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए, यानी आप प्रूफ करके भी दिखाओ। ठीक, तो ये सवाल देखो, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझो। पहला सवाल है, क्या कह रहा है, आंसर बताना, ये ऑप्शन है नीचे। ठीक, क्या लिखा है ध्यान से देखो, क्योंकि प्रूफ करने को भी आ सकता है, आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं। क्या लिखा है 2 tan 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री। नीचे क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? अब मैंने क्या लिखा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, फिर उसके बाद 1 प्लस ये आ गया 1/√3। क्लियर है? आराम से समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप देखो आगे 2 × 1 = 2, आ गया 2/√3। ठीक क्लियर है? फिर उसके बाद 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और √3 का हो गया हमारे पास 3, है ना? यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो आगे बढ़ते हैं, ये हम ऊपर वाले को लिख रहे हैं 2/√3, 2/√3, और नीचे वाले को देखो 3 × 1 = 3 और 1 4, 4/3। फिर आगे देखो यहां से आ जाएगा 2/√3। मुझे तो पता है, डायरेक्ट मैं इसकी भी ट्रिक बता सकता हूं अभी। ठीक, लेकिन अभी ट्रिक जानोगे आगे। क्या आ गया 3/4, मैंने 2 × 1 = 2 किया, 2 दूनी 4 कर दिया, इससे काटा तो ये हो गया √3/2। अब मुझे बताओ √3/2 किसका मान होता है? ये तो cos 60 का भी होता है, और साथ ही साथ में cos 30 का भी होता है, और साथ ही साथ में sin 60 का भी होता है। पर cos 30 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन sin 60 क्या है ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 1। आ रही मेरी बात समझ में? मैम पोलैंड कर दीजिए ये वाली। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया। अच्छा अब ट्रिक देखो, अब ट्रिक देखो, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2 sin, मैं लिख दूं 2 tan, और यहां लिख दूं मैं थीटा, कुछ भी लिख दूं, जैसे यहां 30 लिखा है, और नीचे लिखा हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे लिखा हो तो आंसर जो होगा वो होगा sin 2 थीटा। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला ही है जो कि आगे चल के 11th में मिलेगा।
तो जितना कोड यहां लिखा होगा उसका डबल कर देना, है ना। यानी इसके बेसिस पे एक सवाल पूछ लेते हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। मैंने लिख दिया 2tan, मैंने लिख दिया 2tan 45 डिग्री। एक नीचे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और मैंने आपसे कहा इसकी वैल्यू बताओ। तो बोलोगे सर बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे ज्यादा आसान है, देखो जरा ध्यान। आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर इसका आंसर साइन और 45 गुना होता है 90, सर इसका आंसर हो जाएगा 1, काम खत्म। ट्रिक लगाया। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? आ गया सभी को समझ में? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ जाऊं? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर बताओ। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो क्या लिखा है कि 1, हमने लिखा 1, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर कर दिया, नीचे आ गया 1, tan 45 की वैल्यू 1, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 हो गया। ऊपर आ गया हमारे पास 0 और नीचे आ गया 2। 0 बटा 2 करेंगे, क्या 2 आएगा? नहीं, आंसर क्या आएगा? 0। यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए 0। 0 क्या ऑप्शन में है? हाँ, खत्म। क्या यहाँ तक क्लियर हो रही चीजें बढ़िया तरीके से एकदम? आ रही मेरी बात समझ में? आगे चलूं? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सर हम शक्ति बैच के बच्चे हैं, अमित कनौजिया कह रहे हैं कि देखते ही सवाल का आंसर बताते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अगला है हमारे पास, ये देखो। अभी क्या बताया था मैंने? अभी क्या बताया था? मैंने कहा था कि अगर तुम्हें 2tan कहीं पर थीटा दिख जाए और नीचे 1 माइनस 1 प्लस दिख जाए, इस बार माइनस वाला देख लो। ठीक, इस बार माइनस वाला देख लो कि अगर यहां पर माइनस हो तब क्या होगा नीचे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे tan, और जितना भी थीटा लिखा होगा उसका डबल लगा देंगे। ठीक, यानी सर हम इसको देख के आंसर बता देंगे। यहां 30 लिखा है, tan 60 हमारा आंसर होगा, खत्म बात। tan 60 क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे कर देंगे। पर मान लो इसको सॉल्व करना पड़े, तो सॉल्व कैसे करोगे? लिखोगे 2tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, फिर उसके बाद 1 माइनस या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करोगे। समझ में आ रही बात? ऊपर हो गया हमारे पास 2/√3, और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर देखो, ये आ गया हमारे पास 2/√3, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 3 एक कम 3, 1 चला गया, तो आ गया हमारे पास 2/3। ठीक, अब आ गया हमारे पास 2/√3, और जब ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। ये इससे खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, है ना। तो अब बचा क्या हमारे पास? √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। ठीक, आगे चलें? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया बढ़िया से? चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक सवाल बचता है जो कि अंतिम सवाल है। इस सवाल को करेंगे और फिर उसके बाद हम जो प्रूफ करने वाले सवाल हैं उसके लिए आपको बताएंगे कि कब लेक्चर आएगा। देखो हमारे पास ये सवाल दे रखा है, और ये सवाल मैं आपको बता दूं, ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का आता है? पूरे 4। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखा है देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है? हमारे पास लिखा है tan a प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या है? √3, ऐसे लिखा है। अब बताओ मुझे कि tan a प्लस बी और ये √3 किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है tan 60 की, होती है ना। इधर भी tan उधर भी tan, काट दो। जैसे ऐसे काटा एग्जामिनर ऐसे काटेगा, 0 नंबर दे देगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक, इसका मतलब ये 0 आपको ये काटना नहीं है, इसको बस हटा देना है। यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री, और ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक, फिर देखो क्या दे रखा है, फिर दे रखा है tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 1/√3। तो ये आ गया हमारे पास 1/√3। क्लियर है? अब ये अगर हम देखें तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30 की। इधर भी tan उधर भी tan, खत्म।
a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक काम करना है कि आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है और a का जो भी मान होगा और जो b का जो भी मान होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो ये काम आपको करना है, बताना है कि भाई कमेंट करके कि a और b की क्या वैल्यू होगी। ठीक, तो भाई इस तरीके से हम इस चैप्टर में अगर बात करें तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2। ये 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर की खत्म हो गई। सबसे खतरनाक एक्सरसाइज जो है वो है 8.3, जहां से बोर्ड पेपर में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है। और बहुत अच्छे से वो बच्चे जानते हैं जो मेरे से एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं कि 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, हर साल। तो ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि भैया 8.3 एक्सरसाइज कब लेकर के आई जाए, ठीक, जिसमें हम आपको प्रूफ करने वाले सारे सवाल बता दें। जल्दी से बता दो। सर जी ज्ञानोदय का एक बार ऐप डिलीट हो जाने के बाद पेमेंट दोबारा करना होगा क्या? नहीं, नहीं करना होगा, बस आपको उसी नंबर से रजिस्टर करके फिर से चला लेना है। ठीक, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, मैं आपको अपना हेल्पलाइन नंबर दे देता हूं। जैसे जो बच्चों को ऐप में कोई भी यूज प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं हो रहा है उनका, तो वो इस नंबर पे कॉल कर लें, 9125 29 48 99। ठीक, लेकिन ये एक समय होता है इसमें कॉल करने का। ये नंबर सुबह 10 बजे से लेकर के, है ना, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक ऑन रहता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप इस टाइम पीरियड पे कॉल करिए, है ना। आपको कुछ भी पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, आपको इस नंबर पे कॉल करिए। बस एक छोटी रिक्वेस्ट है, कृपया इस पे कॉल करके बार बार मैम को परेशान मत करिएगा कि सर से बात करा दो, क्योंकि मैम जो है वो ऐप टीम से हैं, तो वो वहां पर रहती हैं, ऑफिस में बैठी रहती हैं। ठीक है, वो काम करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, और उसके बाद डायरी में हर चीज़ नोट होती है। आप जो भी प्रॉब्लम मैम को नोट कराओगे वो हम तक जरूर पहुंच जाएगी। ठीक, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे से चेक करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल कल तक, है ना, बहुत अच्छे से सुन लो, कल तक शक्ति बैच पर 50% का डिस्काउंट है। तो भाई कल तक आप शक्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हो कम प्राइस में। ठीक, तो भाई आप कल तक शक्ति बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, अन्यथा बैच का प्राइस बढ़ जाएगा बच्चों, ये आखिरी था, है ना। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। देखो भाई बहुत अच्छे से समझो, मैं सारे बच्चों को एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हम अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं। बच्चों, अगर आप ये सोचो कि आप YouTube पर आओगे और आप जो चीज़ लिखोगे वो हम बहुत अच्छे से सुन लेंगे, तो भाई फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ें हुआ करें वो आप जो है, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे लिख सकते हो, है ना। आपको क्लास के बीच में जब मैं सवाल आप चीज़ें लिखते हो ना, वो सारी चीज़ें देख पाना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या हजारों में है। तो ऐसे में इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो कि बार बार कमेंट्स, हाँ, या तो मैं सारे टीचर्स की तरीके से जैसे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं कि भाई हर बार बार कमेंट्स बच्चों के देखा करते हैं, फिर वो करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। फिर आप लोगों में से कोई बच्चा आकर के बोलेगा कि सर टाइम वेस्ट हो रहा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में आप लोग जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, हर चीज को नोट करते जाओ, जैसे जैसे जो चीजें मैं करा रहा हूँ उनको अच्छे से लिखते जाओ, तभी आप लोगों को आगे चल करके बहुत अच्छी सी चीजें मिलेंगी। ठीक है, हाँ। तो अब इसके आगे हम लोग जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग मुझे बताना कि वो कब मैं करा दूं, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, चलो। हाँ हाँ, बिल्कुल नोट्स बना सकते हो। सर रात में कितने बजे तक पढ़ना चाहिए? रात में लगभग 11:30-12 बजे तक पढ़ना चाहिए, और या आप और लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सो के उठिए 6:30 के आसपास तक, और फिर उसके बाद आराम से आप स्कूल जाइए और रिलैक्स रहिए, बढ़िया। ठीक, और मॉर्निंग में 6 बजे लेक्चर देता हूँ, रिवाइज कर लीजिए उसको। ठीक, 4 बजे उठ करके पढ़ने से बेहतर है कि लेट नाइट पढ़ लो। 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठ रहे हैं, उससे बेहतर है लेट नाइट पढ़ लो, क्योंकि सुबह उठ करके पढ़ोगे तो बार बार मोबाइल में ही गिरते जाओगे, है ना।
तो इससे अच्छा है कि लेट नाइट पढ़िए, फिर उसके बाद सुबह आराम से सो लीजिए, नींद पूरी कर लीजिए, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से मैंने कुछ बच्चों को देखा है, और इवन हमने अपनी लाइफ में अपने घर में भी देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। अक्सर मैंने इस चीज़ को बच्चों में नोटिस किया है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं ना, जो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पता चला मोबाइल लेकर के बैठे हैं और नींद आ रही है। सुबह-सुबह पापा ने जगा दिया है, मम्मी ने जगा दिया है, हम उठ तो गए हैं, मोबाइल लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन, और साथ ही साथ में हम कॉपी और किताब लेकर के बैठे हैं, लेकिन हम बार-बार उसी में गिर रहे हैं। तो अब हम जानते हो क्या कर रहे हैं? समय की बर्बादी। क्योंकि ना हम सो पा रहे हैं और ना ही हम क्या कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आप या तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई करिए। अगर नींद आ रही है, तो फिर आराम से सोइए। पहले नींद पूरी कीजिए, फिर पढ़ाई करिए। तो ऐसे में लेट नाइट पढ़िए, मॉर्निंग में आराम देर तक सोइए, स्कूल जाइए, वापस आकर के फिर पढ़ाई करिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक? तो चलिए, आज के लिए फिर इतना ही। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो, तो दिल से सॉरी। थैंक यू सो मच। बाय।